अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तानी मीडिया की हर तरफ इस वक़्त देख रहे हैं बाज़ गश्त पूरी दुनिया में चल रही है और वो जो पिछले दिनों में वाक़यात हुए हैं उनको हम अमेरिका से लेकर ब्रिटेन ब्रिटेन से लेकर गल्फ़ से लेकर पाकिस्तान हर जगह पे उसकी जो बाज़ गश्त है वो एको कर रही है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। इसका ज़रा थोड़ा-सा तज़िया करेंगे। देखेंगे कि ये जो मामलात हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था और कैसे हैंडल किया जा रहा है। और ये भी कि जो कैरेक्टर्स उसमें सामने आ रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा देखेंगे कि उनकी क्या तफ़सीलात हैं और जाँचेंगे कि हमारा जो मीडिया है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत कम देखा है कि इस तरह आप हर एक को एक तो जर्नलिस्ट बना दें जिसके पास एक फ़ोन है और वो यूट्यूब चैनल खोल ले, तो वो जर्नलिस्ट बन जाएगा। क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाके उसका जो मेडिकल असिस्टेंट है, उसको इजाज़त दे सकते हैं कि वो आपकी सर्जरी करे? तो अगर आप ये नहीं कर सकते, तो ख़ास तौर पे ये जो 2 बड़े शोबाजात हैं, सियासत और हमारी सहाफ़त, उसमें किसी किस्म की क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उसमें जो भी शख्स आए, वो कैमरा पकड़े या फ़ोन पकड़े और वो सहाफ़ी बन जाए? इसी तरह सियासतदानों में भी यही है कि अ, जिसका जो भी बैकग्राउंड है, वो आए और सियासतदान बन जाए और आपकी तकदीर के फैसले लिखना शुरू कर दे। कोई एमएनए बन जाए, कोई एमपी है, कोई सेनेटर और वो लेजिस्लेशन करनी शुरू कर दे। हम जा किधर रहे हैं? ये सारा ज़रा तजिया करेंगे और इसके लिए चलते हैं ज़रा लंदन और बात करते हैं जनाब लंदन पोस्ट के रूह रवां जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ और उनसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम। डॉक्टर शाहिद मैं बड़े कंसर्न के साथ ये देख रहा हूँ जो मामला चल रहे हैं। स्पेशली ये जिस तरीके से हमारा जो मामला है जर्नलिज्म का उसको उठाया जा रहा है ख़ास तौर पे भारत में। और आज भी मैं देख रहा था कि भारत का जो प्रिंट मैगज़ीन है, उसमें उन्होंने आर्टिकल छापा हुआ है हामिद मीर का और फिर शेखर गुप्ता ने भी एक शो किया है उसके ऊपर और बड़ा डैमेजिंग किस्म का शो है वो। तो उसमें मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये क्या रहा है वहाँ पे और क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान के जो कर्ता-धर्ता हैं, वो या तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या वो सारे डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनमें से जिसको उर्दू में कहते हैं डंग टपाव। ये डंग टपाव का अंग्रेज़ी तर्जुमा जो है ना वो डेली वेजेस ही है। तो वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन्होंने कोई फ्यूचर प्लानिंग और कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। उन लोगों में जो कि आपको फायर फाइटिंग में आपको मुश्तकिल मुश्किल में आपके साथ खड़े हों, आपकी वो रॉक बने। बल्कि इसके उलट में अगर कोई लोग उनको सपोर्ट करते हैं या उनके नैरेटिव को या उनकी बात को सपोर्टिव होते हैं, ये उनका उनको उल्टा जो है वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनको साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ नारवा सलूक रखते हैं। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तारिक मलिक साहब चेयरमैन नादरा थे, तो उसके साथ ये चौधरी निसार अली खान की जो गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया? इन्होंने अच्छे भले इतना बड़े टैलेंटेड आदमी को इन्होंने मजबूर कर दिया कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए। इसी और तरह नुकसान देखें ना यहाँ पाकिस्तान का कितना बरतानिया नुकसान हुआ। उस जैसा बंदा जो अब जी, जाके अफ्रीका में ही इज़ मेकिंग डिफरेंस। वो इतने-इतने बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस बना रहे हैं अफ्रीका में और अमेरिका में। अब वो पाकिस्तान तो लूज़ कर गया ना उसको। देखिए बात ये है कि इसी तरह जब मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं तुर्की में मीडिया और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे लेक्चर्स देता हूँ। मैं काज़ाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में उनकी प्रेसिडेंशियल एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ मीडिया, डिजिटल डिप्लोमेसी। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ताशकंद यूनिवर्सिटी में, चाइना की एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, मैं विज़िटिंग प्रोफ़ेसर हूँ वहाँ पे। वहाँ पे भी मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने पाकिस्तान से नहीं मुझे राब्ता किया कि जी आप ये सब कुछ पढ़ाते हैं, तो हमें हमें भी थोड़ा-सा बता दें कि ये क्या सब चीज़ें होती हैं। तो उसकी जो हमें 2 चीज़ें ना महसूस होती हैं, या तो उनके जो लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझ के ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं जो कि किसी तरह से भी आपके मुल्क को, पाकिस्तान को सपोर्टिव हों। वो जानबूझ के उनको अंडरमाइन करते हैं, उनको बिटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा आप भी हैं, जैसे मैं हूँ,
हमें उन चीज़ों से उनके ना हम उनसे कोई हमारा कोई वास्ता है, हम तो वो एक अपना कंसिस्टेंसी से पिछले जितने सालों से भी हम ये काम कर रहे हैं, हम उसको कर ही जा रहे हैं। हमारे उसमें कोई ऊपर-नीचे का नहीं आता, बल्कि आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप लोगों में कोई हैंडओवर का इश्यू नहीं है कि जब कोई नया अफ़सर आता है तो वो आके पुराने अफ़सर को वो से पूछता है कि भई यहाँ पे कौन लोग हैं? यहाँ पे काम कैसे चलता है? तो वो जब किसी भी दुनिया में जब कोई एक जगह से दूसरी अफ़सर जाता है तो वो 8-10 दिन का टाइम होता है उसके पास हैंडओवर का कि भई यहाँ पे कौन लोग हैं, किनसे मिलना है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ के मीडिया में भी जिनको आज तक मतलब हम जब यहाँ के लोकल मीडिया के साथ, इंग्लिश मीडिया के साथ डील करते हैं, मेरा तो इनके साथ ही ज़्यादातर इंटरैक्शन होता है। तो बाज़-औक़ात मुझे खुद कोफ्त होती थी, पूछना पड़ता था कि भई आप हमें बताएँ लेटेस्ट क्या हो रहा है आपके मुल्क में? यहाँ पे 200 से ज़्यादा मिशन है लंदन के अंदर और हमें आप भी एक मिशन है हमारा। लेकिन उनका जो रवैया मैंने नोट किया वो डिस्करेजिंग है। वो डिस्करेज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश। यानी उनकी कोशिश अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके पास आके चाय पीने वास्ते हम आपके पास आ जाएँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है वो जो प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारी है आप उसमें भी हमें अंडरमाइन करें, उसी में भी अब मुझे ये देख के बड़ा अफ़सोस होता है कि 4-5 बंदे हैं, नजम सेठी है, हामिद मीर है, गुल बुखारी है, मैं तो नहीं जानता उसको और ये कोई ताहा सिद्दीकी भी था और एक आध और बंदे हैं। ये 4-5 लोग हैं, जिन्होंने 22 करोड़ का मुल्क और 7 लाख की फ़ौज और इतनी बड़ी आईएसपीआर को आगे लगाया और ये आगे लगे हुए हैं उनके। तो इनका जो काउंटर नैरेटिव है इंटरनेशनल मीडिया में, वो क्या है? ये उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये कैसे जवाब देंगे? लैटिट्यूड इनको तो लैटिट्यूड की एडिटर भी नहीं लिखना आता कि आपने कंप्लेंट कैसे करनी है सही तरीके से। आपने जो मीडिया के अंदर जो लैंग्वेज है, लिंगो है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब जब इनको वो लैंग्वेज ही नहीं आती है, जिसको वेस्ट में या यूएस के अंदर के लोग समझते हैं, ये अभी भी विक्टोरियन इंग्लिश बोलते हैं वहाँ या इंग्लिश को तर्जुमा करते हैं, उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा करते हैं, जिसकी वजह से वो सारा मैसेज ही सारा डाइल्यूट हो जाता है उसके अंदर। हम्म, और इनका जो रवैया है, वो बड़ा अपोलोजेटिक रवैया है। यानी इमरान खान के अलावा बाकी जितने लोग हैं, उनमें से ये असद उमर साहब हैं या ये जो 2-4 लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वेस्टर्न मीडिया को डील करने का। बाकी तो सारा बिल्कुल वहाँ पे लाइन लगी हुई है, वहाँ पे आप एक कोई फिश एंड चिप्स वाला भी गोरा भेज दें, तो ये उनके सामने लंबे हो जाते हैं। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इस वक़्त इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यानी आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे आसिफ गफूर साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने भी हमें बड़ी बात की कि जी वो आप हमारे सिपाही हैं और पता नहीं क्या-क्या है। तो मैंने उनसे गुज़ारिश की, मैंने कहा हुज़ूर हमारे पास ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई ये मैंने कहा ये जितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें से आधों से ज़्यादा को बल्कि सारे सब के सब को तो तनख्वाह ही नहीं देता इनका इदारा। और जो हम्म, बड़े ग्रुप यहाँ पे हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ले भी दूँगा। उनके जो मुलाज़िमीन हैं, वो तो बेसिक पे से भी कम उनको पैसे मिलते हैं। उनमें से कई बेनिफिट्स ले रहे हैं। हाँ, तो उनमें वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स या गार्डियन या बीबीसी या सीएनएन के वहाँ पे उनके जर्नलिस्टों दफ्तरों में को भी जाके एंटर हो सके। उनको वो कम्पीट कर सकें। उनका जो रवैया है मतलब मुझे याद है जब हमें बीबीसी या अल जज़ीरा से या कहीं से भी हमें इन्विटेशन आता है, तो वो गाड़ी भेजते हैं घर में। वो आपको प्रोड्यूसर आपको फ़ोन पे आपके साथ इन टच होता है जब तक आप ग्रीन रूम में नहीं पहुँच जाते, फिर वो आपको लेटेस्ट बताता है और फिर आपको वो स्टूडियो में माइक वगैरह लगा के उसके साथ लाके वो बिठा जबकि पाकिस्तानी चैनल्स का जो रवैया ये होता है वो आपको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी इतने बजे तुसी पहुँच जाना, ये साडा एड्रेस। अब इस तरह के जिस तरह का वो बंदा ढूँढते हैं, कोई भी प्रोफ़ेशनल बंदा मेरे जैसा, आप जैसा बंदे के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 5-6 घंटे लगा के किसी की जगह पे जाएँ और फिर जाके उनकी वो फ़ुज़ूल से जो है वो लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ, अब देखिए ना, एक जैसे मैंने इंट्रो में भी ये बात की कि कोई शख्स है असद तूर नामी, उसने कोई बात कही और उससे वो बतंगड़ बन गया और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वो पता नहीं किसी ने उसको मारा और जो कुछ भी हुआ।
यानी मुझे ये समझ नहीं आती है, ये बिल्कुल गलत बात है किसी को भी फिजिकली जाके मैन हैंडल करना या कुछ भी करना, लेकिन उसको सहाफत को खतरे में डाल देना, उसकी वजह से ये कह देना कि जी पाकिस्तान में सहाफत जो है वो गई और अब ये हुआ और वो हुआ और उससे पूरे इंटरनेशनल, बल्कि मैं तो आपका जो इदारा जिसमें आप भी जाते हैं बीबीसी, मैं तो वो स्टीफन सैकर के ऊपर हैरान हूँ कि उसने कोई रिसर्च नहीं की कि ये इस बंदे के कोई आर्टिकल्स ढूंढ लेता, कोई प्रोग्राम्स वगैरह उसके कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ढूंढ लेता। उसने कहा जी कि इतना बड़ा वो सहाफी है। यानी मैं हैरान था कि बीबीसी का ये लेवल हो गया है रिसर्च का। तो ये कहाँ देखिए तक हम पहुंच गए? बात ये है कि जब तक आप उसको बीबीसी का एक कंप्लेंट सेक्शन है, बीबीसी का एक मैं जब अटैक हुआ लाहौर में क्रिकेट टीम पे, श्रीलंकन टीम पे, तो मुझे बीबीसी ने बुलाया। तो मैं वहां पे प्रोग्राम कर रहा था, तो उसके 2 घंटे के बाद बीबीसी न्यूज नाइट प्रोग्राम, जिसमें उनका एक प्रोड्यूसर था, एक रिपोर्टर था, डेमियन ग्रामेटिकस। वो दिल्ली में बेस्ड था, तो उसने प्रोग्राम शुरू किया न्यूज नाइट के अंदर, और फिर उसने बात शुरू की लाहौर से, फिर वो उसको मुरीद के ले गया, फिर मुरीद के से उसको वजीरिस्तान, वजीरिस्तान से श्रीनगर, और फिर वो दोबारा उसको लाहौर लेके आया। तो जो न्यूज प्रोड्यूसर था उस वक्त, बीबीसी का जो न्यूज डायरेक्टर था, उसको मैंने ईमेल लिखी। मैंने कहा यार, मैं नीचे न्यूज 24 में था, तुम मुझे बुला लेते, मैं तुम्हें बता देता कि लाहौर में क्या वाकया पेश आया, और क्रिकेट जो है वो इस वाकये की वजह से खत्म नहीं होगी। म्यूनिख ओलंपिक्स में इतनी बड़े टेररिज्म हुआ था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने ओलंपिक्स करवाने बंद कर दिए थे। लेकिन हाँ, तुम्हारा जो रिपोर्टर है वो लाहौर के वाकये को मुरीद के ले जाता, मुरीद के से वो वजीरिस्तान ले जाता, वजीरिस्तान से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर वापस। मैंने कहा इतने बड़े मल्टी बैरल लॉन्चर्स फायर करने की क्या जरूरत है उसको? तो जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे और रिपोर्टर को, उसके प्रोड्यूसर को नहीं लिखेंगे, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे लोग आपको डिफेंड करने के लिए या आपके नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए लोग मौजूद हैं? जबकि इन लोगों में तो ये कैपेसिटी नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों को ये इतने बड़े बड़े जहाजों में बिठा के, इतने बड़े चौधरियों को बिठा भेजते हैं, इनमें से मैंने कभी भी आज तक किसी से जो एक्चुअल सब्सटेंस की जो बात होती है वो मैंने कभी नहीं सुनी, कि जिसको इंटरनेशनल प्रेस में आप वो आप उस चीज को चैलेंज कर सकें। हमने यहाँ पे ये अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, G8, G7, ये सब G20 समिट्स होती है, मैं जाता हूँ उनमें, तो हमें वो कभी, हमने नहीं कभी देखते कि हम हमारा हमने सवाल उनसे कैसे करना है। जो हमारा लेजिटिमेट क्वेश्चन होता है वो हम करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे, अगर उनको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास कोई आएगा नहीं ये कहने के लिए कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप कैसे उनकी जो है हेल्प कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसी सिचुएशन जो है हमारे लिए मेंटेन करना चीजों को मुश्किल हो जाता है ना। जब आप खुद सेल्फ हार्मिंग का शिकार हो, जब आप खुद एक, आपने अपने लिए कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ना बनाया हुआ हो, कि वो लोग जिनको आप पालते पोसते रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी पेडिग्री चेक कर लेते, थोड़ा सा प्रोफाइल ही करा लेते, किसी इंस्पेक्टर को भेज के उनकी कोई तफसील ही पता करा लेते कि यार ये बंदा सही है कि नहीं है। ये बंदा, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा देते, उसके राइटिंग वो लेकिन आपको लेकिन बता देता लेकिन मसला ये कि है ना जंग, कि मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जैसे जंग हो रही हो, फर्ज करें खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाए, तो मीडिया वॉर जो इस वक्त सिचुएशन ये है, चंद एक बच्चे हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं आके। लेकिन जो बड़े बड़े इन्होंने पिलर खड़े किए थे पिछले 20 साल के अंदर, वो सारे के सारे पिलर्स जो है ना वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। वो इनके ऊपर ही गिर रहे हैं। वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, यानी वो जहाज उनका उड़ा ही नहीं है। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये समझे कि ये एक ड्राई रन है आपके लिए, कि आपका बंदा जिसको आपने इतने साल जहाजों में बिठाया, उसको आर्मी चीफ के साथ लाके बिठा दिया। ऐसे लोगों को तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो लोग तो दरवाजे से के पास नहीं घुसने देते। तो अब आपका जो एसेट था वो, आपका एसेट जो है वो रोग एसेट हो गया है। इसका मतलब है कि आपको एसेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हुसैन हक्कानी भी आपका एसेट था, ये नजम सेठी को आपने अपना एसेट बनाया, लेकिन आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपने पीसीबी का चेयरमैन, आपने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। आसमा जहांगीर थी, आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। आसमा जहांगीर की बेटी अब जो, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, वो भी फौज को के खिलाफ
वही जो उसकी माँ की जो नैरेटिव उसकी था भी उसने वही उसकी भी दिया तो हुआ है। देखे ना, उसकी भी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो उसकी बेटी है आसमा जहांगीर की। वरना मुझे याद है ARY में मैं था उस वक्त, तो इस बेचारी को यानी गेस्ट के नाम नहीं लिखने आते थे, प्रोड्यूसर इसको नाम लिख के देते थे, ये पढ़ नहीं सकती थी, ये हालत थी। इस तरह का एक्सपोजर, और अब वो देखें क्या से क्या बने हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि ये जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं कि ये एसेट मैनेजमेंट और फलाना ढमकाना, ये मॉडल फिर फेल हो गया ना। मतलब अगर आपने इस तरह के लोगों को किया और फिर आप कभी कहते हैं वो गद्दार हैं, कभी कहते हैं जी वो ये हैं, कभी मुझे वो अजीब तरह की आज फोटोज में वो लोगों ने भेजी हैं, तो वो बता भी नहीं मैं सकता। लेकिन मसला ये है कि अगर वो गद्दार है या कोई भी गद्दार है, तो फिर चीफ के साथ कैसे बैठा हुआ? मतलब मुझे इस डायकोटमी की समझ नहीं आई वैसे अभी तक। देखें, जब आप एक चीज को एक ही गलती आप बार बार करते रहेंगे तो आपको उसका वही रिजल्ट मिलेगा जो उससे पहले मिला। आप ये तवक्को करें कि वो आपको डिफरेंट रिजल्ट दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जैसे गुजारिश की कि जो रवैया है इदारों का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, वो उनको अंडरमाइन करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि इफ यू प्ले विद अ वीक टीम, यू प्ले फॉर द एनिमी। अगर आप कमजोर लोगों को आगे लाते जी। हैं जानबूझ के, तो आप दुश्मन के लिए खेल रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। अगर आपको इतने सारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, इतने लोग ऐसे हैं, और आप उनको चाहते हैं कि वो आपके कुल्ली बन के रहें, तो फिर वो कुल्लियों वाला ही रवैया होगा उनका। फिर वो प्रॉपर तरीके से तरीके से जो है ना बिहेव करे, वो नहीं वो कर सकते। और ये जो वावा वाला माहौल है ना, जो वावा वाला माहौल है कि जी फलां ने ये कर दिया, जी फलां। ये कर देखिए, दिया वो। मीडिया में आपकी जो एक लिसनर की जो मेमोरी होती है वो 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं होती। 2.5 मिनट के बाद उसको बोल देता है। आपको उसको नई चीज बतानी होती है। और आपने का जो रवैया है, आपने इतने सारे चैनल खोल दिए, लेकिन आप में से एक काम का जर्नलिस्ट नहीं है जो बीबीसी को फोन कर सके और उसको कहे कि ये आपने क्या कहा है, ये गलत है। हम इसको चैलेंज करते हैं। ये बंदा तो ये है ही नहीं। इनका काम था कि प्रेस आपने क्लब रावलपिंडी जो है वो सबसे पहले सामने आता और आके कहता कि हम, ये बंदा हमारे प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए बोनाफाइड जर्नलिस्ट। लेकिन प्रेस क्लब रावलपिंडी जो है वो तो चुप करके बैठा रहा। जो उनका लेकिन सबसे लेकिन बड़ा एक मसला ये है डॉक्टर शाहिद, आपने जो कहा ना कि अब ये जो मॉडल है ये नहीं चल रहा, ये मॉडल जो है ये पिट गया है, अब मॉडल नया बदलना पड़ेगा। अगर आप ये करते रहेंगे ना कि चैनल बना के, आप समझते हैं कि जो मतलब घटिया किस्म का आदमी है उसको चैनल बना के दे दिया आपने, और उसके ऊपर फिर ऐसे लोग बिठा दिए जो या शराबी हैं या कबाबी हैं या कुछ और हैं, तो मैं तो मतलब अभी तक मुझे उन 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 चैनल्स की भी कोई प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आती, ना ही उन लोगों की कोई प्रोडक्टिविटी नजर आती है जिनको आप पिक करते हैं। जिस तरह अभी आपने कहा था ना कि खानदान ही देख लेता है बंदा। वो कहते थे हमारे बड़े, ये वो चूंकि हमारे फैमिली में घोड़ों शोड़ों का बड़ा शौक होता था, तो वो कहा करते थे कि पिता पर पूत, बाप पर घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी आप कम से कम किसी का खानदान ही देख लें, किसी कोई रवायात देख लें, किसी का कोई मतलब जिस तरह आपने कहा पेडिग्री देख लें, कोई मतलब कोई नस्ल देख लें। आप उठाते हैं क्योंकि वो आपके साथ कहीं बैठा हुआ होता था, या आपने उसकी कोई खूबी देखी जो खास खूबियां होती हैं, तो आपने उसको पिक कर लिया और आपने उसको पता नहीं क्या से क्या बना दिया। यानी मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिजर्व तक नहीं करते थे, 1% डिजर्व नहीं करते थे, आपने उनको 100% दे दिया। ये देखिए, हुआ। ये लोग जब अपना एक एसेट तैयार करते हैं, उसको एसेट तैयार करने से मतलब ही कि जब एक आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, उन पे सरकार का टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। लेकिन जब वो डॉक्टर इंजीनियर तैयार होके वहां से वो कुवैत चला जाए या अमेरिका चला जाए या किसी कनाडा चला जाए, वो तो वो जो टैक्स पेयर्स का पैसा उस पर खर्च हुआ था, वो तो खत्म हो गया। तो जो एक एसेट होता है, जो एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसके साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं। आप उसको मुसलसल अपने साथ कनेक्ट रखते हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन हर वक्त जुड़ा होता है। जबकि इनकी जो पॉलिसी, वो जो डंग टपाओ पॉलिसी की वजह से अभी कुछ जर्नलिस्ट है, वो कहता मैं बेरोजगार हूँ। फयाज राजा साहब अपने उसमें बता रहे थे कि 8-9 महीने से मैं काम पे नहीं हूँ, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला और वो बंदा बड़ा डिसेंट और बड़ा
रीजनेबल एक जर्नलिस्ट लगता है। तो ये जो अरबों रुपया देते हैं टीवी चैनल मालकान को, अखबारों के मालकान को, जो डमी अखबार निकालते हैं उनको, मेरे से मोहित पीरजादा साहब बात कर रहे थे उस दिन, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको पता है पाकिस्तान में कितने ऐसे अखबार जो जंग ग्रुप निकालता है जिसका आपको नाम कभी नहीं पता होगा? आपको पता है पाकिस्तान टाइम्स की जो डिक्लेरेशन है वो जंग ग्रुप के पास है? कहता अच्छा। मैंने कहा आपको पता है पाकिस्तान टाइम्स रोज छपता है और 200-250 जितनी भी उसकी कॉपी छपती है, लेकिन उसका जो न्यूज प्रिंट है, वो इसी किधर तरह जाता बहुत सारे इदारे जो न्यूज प्रिंट खरीदते हैं टैक्स फ्री, कस्टम ड्यूटी फ्री, वो क्या करते हैं, उसको उर्दू बाजार में भेज देते हैं वो। है? हाँ तो तो जब आपने ऐसे ही इस तरह के अपने वो तैयार किए हुए थे लोग, जो इनको आपने उस तरह की आदतें डाली हुई हैं कि हर हाउसिंग सोसाइटी जो बनती है उसमें इनका हिस्सा होता है मीडिया के लोगों का। ये इस वक्त जो क्राइसिस है पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर, सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो ये है कि जब इन्होंने लैंड माफिया के साथ काम के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो जो बड़े बड़े इश्तिहार आते थे अखबारों के अंदर, लैंड माफिया वाले बड़े बड़े इश्तिहार देते, वो बंद हो गए। और उन तमाम अखबारों में मैं और या टीवी चैनल्स के ऊपर जो वो, मैं ऑन द ग्राउंड गवादर गया हूँ, मुझे उसने बताया कि जी यहाँ पे 100 से ज्यादा सोसाइटीज है जो बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, उनमें से अक्सर सिर्फ काफी 2 में काम हो रहा है, बाकी खाली पड़ी हुई हैं। आप टीवी पे इश्तिहार देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये गवादर नहीं, ये फ्रांस है। जब आप गवादर जाएं तो आपको पता चलता है ये कोई पुराना कामों की का जो शहर है। लिटरली जब मैं गया 2008 में, तो वो उसका बाजार वैसे ही था जैसे कामों की में बाजार है। वो छोटी सी सड़क है। और मैंने डिफेंस मिनिस्टर थे ये अहमद मुख्तार साहब, उनको मैंने कहा जी आप वजीर दिफा है, मैं जहाज में साथ आ रहा था उनके कराची से लाहौर, तो मैंने कहा आपके वहां पे आप जो फौजी जवान गए वो तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि स्कूल भी कोई नहीं है वहां पे, कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोगों को कुछ बिठाने के लिए, और आप हर वक्त सी पैक ग्वादर ग्वादर करी जाते हैं। आपने उसकी डेवलपमेंट में, जो बेसिक डेवलपमेंट है उसमें क्या किया आपने? तो इसी तरह आपने, आप एक काम कर रहे हैं और 4 काम आपने, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर मीडिया वॉर आप इस वक्त आ रहे हैं या मीडिया में आप इमोशनल लोगों को गालियां वो निकाले जा रहे हैं, गाली उसकी अहमद मीर की चीजें निकाल निकाल के ला रहे हैं, तो ये तो आपके पास पहले से पता नहीं था आपको कि अहमद मीर ने बांग्लादेश में जाके क्या क्या कहा था? ये तो क्या मुझे आप उसने बताए नहीं ना, कहा ये जो कि चीजें उन लोगों को फांसी देनी चाहिए, जेनोसाइड के खिलाफ ट्रायल होना चाहिए जिन लोगों ने आपकी आजादी की जंग में लड़ी, यानी वो पाकिस्तानी उस वक्त जो मुक्ति बानी इंडिया के खिलाफ या बागियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो पाकिस्तानी, हामिद मीर ये कह रहा है कि उनके खिलाफ जेनोसाइड का ट्रायल होना चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। और हसीना वाजिद ने, जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो उस वक्त के लीडर सरकर्दा लोग थे, उनको फांसी दी उसने। नहीं है ना। हाँ। इतना होने के बावजूद अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी खामोश बैठा रहा और ये जो फौज के जो लोग हैं ये भी खामोश बैठे रहे, तो फिर हम हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं। फिर हम यार उनको मुझे एक बस सिर्फ यही कह सकते हैं, अगर आप मुझे बुरा ना मनाए, कि हम यही कह सकते हैं कि हुन राम है। आई एम उनकी राम सॉरी टू होना है, से दैट। मतलब उनको तो कोई राम का मसला नहीं है ना, मसला तो पाकिस्तान का है ना, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठ के तड़प रहे होते हैं। मसला ये है, देखें बात सुने, एक चीज जो है, मुझे अब एक बात है, दिसंबर जो पिछले साल का था, अभी 6 महीने गुजरे हैं ना, दिसंबर के मिड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे और वो जो अमेरिकन स्टूज है एनएसए जिसको बनाया हुआ है वो भी था। ठीक है जी, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके लिए ईयू डिसइंफो लैब के हवाले से एक डॉसियर दे दिया जी, फलाना दे दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताएं ना, यानी आपको पता चल गया कि इतना बड़ा स्कैंडल आपके हाथ में आ गया, क्या आपने उसको फॉलो अप किया? क्या आपने अपने सफारत खानों को, अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके कहा कि जाके इकोसॉक में क्यों नहीं गए आप? देखे ना, इन्होंने ये कहा जी कि ये इन्होंने बहुत बड़ी क्रिमिनलिटी की है, इन्होंने ये किया और वो किया है। तो वो क्रिमिनलिटी आपके पास जब उसका सबूत आ गया है तो उसको परसू क्यों नहीं किया गया? आज 6 महीने गुजरने के बाद लोग भूल भी गए हैं कि डिसइंफो लैब भी कोई थी। तो ये तो हाल में आप डोसियर दे जो के फारग हो मीडिया जाते है हैं, फिर वो आप एक बैठे। मीडिया जो है वो एक 24 आवर का काम है, और कांस्टेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है उसमें। आप उसमें एक दिन फकत फतह के डोंगरे डालें, भंगड़े गाएं, सब कुछ करें, और फिर अगले दिन एक हफ्ते बाद आप चुप करके बैठ जाएं, और फिर आप नजम सेठी को बुला लें या फिर आप जो भी वहां के लोग मीडिया के चौधरी बने हुए हैं वहां पे, तो जब आपको
आपको आइडेंटिफाई हो गया तो आपने उसका अल्टरनेटिव क्या तैयार किया? आपने उन लोगों के मुकाबले में आपने अल्टरनेटिव किन लोगों को प्रिपेयर किया? वो जो नौजवान उसमें बच्चे जो है यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहे हैं, वो इनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी रिसर्च करते हैं। वो तो उनकी मखदूम उनकी अपनी शहाबुद्दीन मेहनत ने है, अपने उनका प्रोग्राम में अपना आज वो विजन है डॉक्टर साहब। इंडियन एक निकाला इसका एडमिन हामिद मीर के फेसबुक का पेज का, तो उसने सारा उसका डिसेक्शन कर दिया। तो उसने आज पता चला कि उन्होंने वो जो इंडियन एडमिन था उनके पेज का, उसको वहां से हटा दिया। तो जब इतनी चीजें एक आम बंदा, एक आम रिपोर्टर लेके आ रहा है, तो आप जो दुनिया के नंबर 1 हैं और आप इतना बड़ा आपका करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? आप तो बस ये सही तरह साबित से करते रहते हैं कि गद्दार कौन है। आपको तो सही तरह से गोली भी नहीं मारनी आती। पिछले मैंने आपको डेटा दिया था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 64,000 से ज्यादा मर्डर हुए थे। वो सारे आईएसआई ने तो नहीं बंदे मारे थे, वो तो आम बंदों ने बंदे मारे थे। और आपके ऊपर 3 लोगों पे गोली मारने का इल्जाम लगाया है, अबसार आलम पे, अहमद मीर पे, ठीक है जी। तो वो आपको तो सही तरह गोली भी नहीं मारनी आती, ठीक है लेकिन ना? वो तो मारी होती मकसद तो कहने का फिर ये तो है कि पता चल जब जाता आप ना। पे गलत इल्जाम लगा तो आपने उसको कैसे काउंटर किया? आपने उसको हाँ कैसे ये शट अप कॉल दी? ये ये पाकिस्तान बड़ी प्रेस जरूरी बात क्लब रावलपिंडी इस्लामाबाद का काम था कि वो सामने आते और कहते कि हम इस बंदे असद तूर को नहीं जानते, ये एक जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन आपका प्रेस मीडिया का जो बॉडीज हैं, वो वकीलों की तरह, वो बार काउंसिल के लोग जिस तरह फाइज ईसा के साथ मिलके और थ्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यही हाल मीडिया वाले हैं। अब जो तो प्रेस क्लब है वो अब भी तो खामोश डॉक्टर बैठ साहब गया, वो आखिर भी में आगे पीछे आखिर में लग गए सिर्फ उसके साथ। आखिर में तो ये दुआई की जा सकती है और अफसोस किया जा सकता है। मैं तो पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो अब अपने आप को जर्नलिस्ट कहलवाते हुए भी मुझे ना हिचकिचाहट फील होती है कि यार मैं किसी को अपना आप बताऊं कि मैं जर्नलिस्ट हूं कि नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि ना बताऊं, क्योंकि जो इमेज हमारा बनता जा रहा है और जो बन चुका हुआ है, उसमें मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब ऐसे ऐसे सहाफी बन गए हुए हैं और ऐसे ऐसे हीरो बन गए हुए हैं कि जिनका बस अल्लाह ही उसको बख्श दे तो बख्श दे। मैं तो यकीन करें, मुझे अब बहुत अफसोस होता है कि हमने अपनी सारी जिंदगी इस दश्त की सयाही में गुजारी और क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। बहरहाल आखिर में आपने कोई बात करनी है तो कर लें, वरना फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं और फिर हम अ, नहीं, एक हमारे दफा लिए फिर बस मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा कि अब आपको नए सीरीज से अपना ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए। आपको नया प्लान करना चाहिए, अपनी मीडिया पॉलिसी पूरा को रिव्यू पैराडाइम करना चेंज करें, चाहिए पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करें। और पूरे का पूरा जो है ना, नई आपको डायमेंशन की जरूरत है। आपको नए लोगों की जरूरत है जो आपके साथ खड़े हो सकें। इंटरनेशनल सतह पे भी आपको नए लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। और जो घर में चोर बिल्कुल ठीक। बैठे हुए हैं उनको भी सजा देने की जरूरत है। उनको आप कानून के कटहरे में लाके आप उनको खड़ा करें, आप उनको उनको चैलेंज टेक करें ऑन करें, अगर उनको गलत टेक काम ऑन कर करें, रहे हैं। यस, उनको टेक ऑन करें, उनको चैलेंज करें और अपने आप को प्रूव करें कि आप कुछ कर सकते हैं और खड़े होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम वेशरा। मुझे इस राग को कल तक इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।